और चलिए विस्तार से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। महाराणा पर सामने आए रण की मरुधरा की शान माने जाने वाले वीर महाराणा प्रताप को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बयानबाजियां चल रही है। इसका नया दौर शुरू हो गया है। अब आरोप है महाराणा प्रताप के अपमान का और वाकया है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम का। उसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद थे। चुनावी माहौल और ऐसे में बीजेपी की इस चूक पर कांग्रेस हमलावर हो गई है और बीजेपी बैकफुट पर है। महाराणा पर रण, आन बान शान के प्रतीक, हमारे गौरव, हिंदुस्तान के गौरव महाराणा प्रताप की फोटो को, उनकी छवि को पांव में रखकर वहां सम्मेलन करते हैं। महाराणा का अपमान, फंस गई बीजेपी। राम और महाराणा प्रताप के नाम से वोट की जब फसल काटने की बात आती है, बीजेपी सबसे आगे खड़ी रहती है। महाराणा प्रताप के अपमान को ये हिंदुस्तान, ये मेवाड़ की धरती, ये राजस्थान की धरती, इस देश की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को मानने वाले लोग, इस देश के स्वाभिमानी लोग किसी भी कीमत पर बीजेपी के इस कृत्य को माफ नहीं करेंगे। विधानसभा उपचुनाव के एन पहले बीजेपी की एक चूक उसकी सियासत पर भारी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। बीजेपी के एक कार्यक्रम की एक तस्वीर जिसमें पार्टी के कई माननीय नेताओं के साथ खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी भी विराजमान है। और इसी मंच पर हुआ है मरुधरा की आन बान और शान माने जाने वाले वीर महाराणा प्रताप का अपमान। इस तस्वीर में बैठे महानुभावों के पैर के पास रखा है महाराणा प्रताप का मोमेंटो। उदयपुर के वल्लभ नगर की इस तस्वीर ने मरुधरा की सियासत में हलचल मचा दी है। बीजेपी बैकफुट पर है और कांग्रेस हमलावर। क्यों नहीं माफी मांगते सतीश पूनिया? क्यों नहीं माफी मांगते इनके सांसद? आगे बढ़कर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगे। हालांकि ये माफ करने लायक कदम नहीं है। इससे बीजेपी की सोच का पता चलता है, बीजेपी की नेताओं की सोच का पता चलता है। ये नहीं चलेगा। महाराणा के अपमान को कांग्रेस मुद्दा बना रही है तो बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का बयान आपको हैरान कर सकता है। वर्षों तक पाठ्यक्रम में अकबर महान पढ़ाते गए। ये तो पिछले शासन में जब मैं शिक्षा मंत्री था तब आकर के प्रताप महान का पाठ जोड़ा और साथ में 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के पाठ जोड़े। इन्होंने कभी भी प्रताप को महत्व नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शासन ने महत्व दिया। तो ये तो है देवनानी जी के तर्क। हालांकि सियासी नफा नुकसान का आकलन कर बीजेपी ने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इस घटना के लिए खेद जताया है। बीजेपी ने लिखा है कि आयोजकों की मानवीय त्रुटि के कारण ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। महाराणा प्रताप के प्रति सम्मान जताते हुए पार्टी खेद प्रकट करती है। बीजेपी भले ही इस घटना को लेकर खेद प्रकट कर चुकी हो, लेकिन माहौल चुनावी है तो इस पर सियासत भी हावी हो रही है। जिस तरह से उन्होंने ये किया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं। और जनता सेना के तो हमारे आदर्श पुरुष महाराणा प्रताप है, तो हमारे आदर्श पुरुष का जो अपमान किया उसका बदला यहाँ के क्षेत्र की जनता उनसे जरूर लेगी। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार करने निकले थे और वल्लभनगर में बीजेपी युवा मोर्चे के कार्यक्रम में गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे थे। लेकिन महाराणा प्रताप प्रकरण ने बीजेपी को सांसद में डाल दिया है। बाबूलाल धायल के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात कर लेते हैं विधानसभा सत्र की। विधानसभा में जनजातीय विकास की अनुदानित मांग और हिंदू धर्म कोड को लेकर कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा के बयान पर सियासी बहस जारी है। घोघरा ने एक बार फिर कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, आदिवासी हैं, हम पर हिंदू धर्म थोपा जा रहा है। एक तरफ घोघरा के बयान का कांग्रेस बचाव कर रही है, दूसरी ओर बीजेपी इसे विभाजनकारी करार दे रही है।
का भी प्रीमियम 601 रुपया राज्य सरकार वहन करेगी। अब और एनएफएसए के जो परिवार हैं उनका तो 100% राज्य सरकार वहन कर ही रही है। इसका टोटल जो है आप अगर हम देखें 1798.76 करोड़ रुपए, उसमें से राजस्थान सरकार 1421.87 करोड़ वो राजस्थान सरकार वहन कर रही है, और वो करीब करीब 80% पैसा राजस्थान सरकार को खर्च करना होगा। 20% पैसा सिर्फ वो भारत सरकार देगी। इन दोनों को हमने मर्ज करके जो लागू किया। कल अजमेर से आने वाली माननीय सदस्य ने ये पूछा था कि अन्य राज्यों में भी इसके लाभार्थी चिकित्सा की सुविधा उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमने इसमें पोर्टेबिलिटी की सुविधा डेवलप की है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े हुए जो भी अस्पताल हैं पूरे कंट्री में, उसके लोग इसकी योजना का लाभ उठा सकेंगे बाहर भी, और बाहर के लोग भी यहां भी उठा सकेंगे इस योजना से कवर। माननीय सभापति महोदय, ये जब योजना लागू हुई थी कई तरह के सवाल उठे। पैकेजेस देने के टाइम में ये नहीं देखा गया कि अस्पताल की सेहत कैसी है, वहाँ बेड कितने हैं, ये देख के ही तय कर दिया गया। अस्पताल में गंभीर बीमारी के इलाज की व्यवस्था है कि नहीं है, ये भी नहीं देखा गया। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, ये भी नहीं देखा गया। वहाँ पे इसके डॉक्टर्स हैं कि नहीं है, स्टाफ मौजूद है कि नहीं है। उससे फ्रॉड होने लगा और ये योजना बदनाम होने लगी। हमारी सरकार आने के बाद, अभी मैंने उस दिन भी बताया था कि हमने फुल प्रूफ तरीके से इस योजना में भविष्य में कोई फ्रॉड नहीं हो, उसको रोकने की व्यवस्था की है। इनके टाइम में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं लगाया था। हम 4 टीपीए मेरिट के आधार पर हमने सेलेक्ट किए हैं सभापति महोदय। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस पे पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और ट्रांसपेरेंट मैनर में ये इस योजना को हम लागू करेंगे। लागू किया है, और आईटी एनेबल्ड भी इन्होंने नहीं कर रखा था, वो भी हमने इस योजना को आईटी एनेबल किया है। और क्लेम के प्रोसेसिंग को सुगम बनाने और फ्रॉड को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में हमने बहुत प्रोविजंस किए हैं, जैसे क्लेम सबमिट करते समय एमडीपी दस्तावेजों का प्रदर्शन, पैकेज बुक करते समय डॉक्टर के नाम की एंट्री, फ्रॉड को रोकने के लिए बेहतर निगरानी के लिए अलग अलग तरीके के ट्रिगर्स, और राज्य स्तरीय एंटी फ्रॉड यूनिट द्वारा अस्पतालों को सबमिट किए गए क्लेम्स की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। ये तो इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में मैंने आपको निवेदन किया। माननीय सभापति महोदय, जैसा हम सब जानते हैं, सदन में चर्चा भी हुई, इस सदी की भीषणतम महामारी का मुकाबला पिछले 1 साल से हमारा देश भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है, और हम भी कर रहे हैं। और जिस ढंग का कोरोना का मैनेजमेंट राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किया गया, उसकी तारीफ ये तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कंजूसी नहीं दिखाई इसमें। उन्होंने तारीफ की, और तारीफ ही नहीं की सभापति महोदय, उन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे सारे पूरे हिंदुस्तान के राज्यों के, उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने शानदार प्रबंधन किया कोरोना का, और अन्य राज्यों से इनको फॉलो करना चाहिए, अन्य राज्यों को। अब उसके बाद आप आलोचना करो तो कहीं टिकोगे ही नहीं, क्योंकि आपका जीवन मोदी 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 में ही है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए जब मोदी जी ने कह दिया फिर तो मान जाओ यार, फिर क्या बच रहा है बताओ मेरे को। मैं कोरोना की रोकथाम, इसके उपचार का कार्य कर अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे चिकित्सक, हमारे चिकित्सा विभाग के अन्य कर्मचारी और जो हेल्थ वर्कर्स हैं, तथा इसके अलावा पुलिस है, प्रशासन है, एजुकेशन के लोग हैं, आईसीडीएस सहित जितने भी सेवारत फ्रंटलाइन वर्कर्स थे,
जिनका इस महामारी से लड़ते हुए माननीय सभापति महोदय निधन हो गया, मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, हम सबकी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। कोरोना प्रबंधन में हमने थोड़ी कहा कि ये भीलवाड़ा मॉडल है, हमने नहीं कहा कि रामगंज मॉडल है। ये मॉडल माना गया पूरी देश के द्वारा, पूरी दुनिया के द्वारा। तो आप देख रहे थे चिकित्सा मंत्री को विधानसभा से लाइव अनुदान मांगों पर चर्चा के बीच वो क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना। इससे पहले जो हम आपको बता रहे थे उसी खबर पर लौटते हैं। विधानसभा में जनजाति विकास की अनुदानित मांग और हिंदू धर्म कोड को लेकर कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा के बयान पर सियासी बहस जारी है। घोघरा ने एक बार फिर कहा, हम हिंदू नहीं है, आदिवासी हैं, हम पर हिंदू धर्म थोपा जा रहा है। एक तरफ घोघरा के बयान का कांग्रेस बचाव कर रही है, दूसरी ओर बीजेपी इसे विभाजनकारी करार दे रही है। 11 दिन 12 दिन तक हमारे सिर पे कपड़ा बांधे रखते हैं, बाल उतारते हैं, अलग परंपरा है। हमारे जो साधु संत होते हैं उनको जमीन में दफनाते हैं, किसी को जलाते हैं। हमारी परंपरा बिल्कुल सबसे अलग है, इसलिए हमारा हिंदू धर्म में हम नहीं आते हैं, इसलिए हमारा धर्म कोड अलग की मांग कर रहे हैं। इसमें क्या फर्क पड़ गया? देवी देवता को हम भी मानते हैं, नहीं मानते ऐसी बात थोड़ी है। इसमें गलत कौन सा कह दिया? कोई हमारा कोई फंडिंग नहीं आता है। जो नेता अलग होंगे वो जाने। अब कहाँ से आता है, कहाँ नहीं आता, जो कहने वाले हैं उनसे पूछो भाई कहाँ से आता है, या तो आप जांच करवा लो भाई कहाँ से आता है। मैं तो भाई ईसाई को नहीं मैं तो आदिवासी की बात कर रहा हूँ, आदिवासी धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं क्यों ईसाई अपनाऊंगा? अगर मैं ईसाई धर्म और दूसरा धर्म अपनाता हूँ तो मेरी स्वतः ही मुझे जो आरक्षण मिल रहा है खत्म हो जाना चाहिए। जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये हम तो मांग कर रहे हैं उल्टा। और यदि किसी एमएलए ने अपने मन की बात कही है, जो जैसा वो सोचता है, जैसा वो समझता है, वैसा उसको एक्ट करने का अधिकार है। हर धर्म का अपना सम्मान है, लेकिन ये देश धार्मिक एकता, वसुदेव कुटुंबकम की भावना, सबको साथ लेकर चलना सिखाता है। मैं इतना कह सकता हूँ, सबको अपनी बात कहने का हक है। विधायक के द्वारा इस प्रकार की बात कहना कि हम आस्था के विषय को नहीं मानते, हिंदुत्व को नहीं मानते, हिंदू को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, तो मेरे ख्याल से इस तरीके का कृत्य क्या कांग्रेस के विधायक का ये व्यक्तिगत मत है या कांग्रेस पार्टी का मत है? बहुसंख्यक समाज की आस्था के ऊपर प्रहार करना ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। कांग्रेस हमेशा विभाजनकारी सोच की रही है। पहले देश का विभाजन किया, अब उसके नेता समाज का विभाजन कर रहे हैं। आदिवासी वनवासी हमारे ही भाई हैं, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी भारतीय बौद्ध धर्म अपनाया था। और जितने वनवासी हैं वे हमारे हिंदू धर्म के ही भाग हैं। उनके सारे रहन सहन, जीवन शैली, आराध्य देव सभी हिंदू धर्म से ही मिले जुले हैं। और इस प्रकार का सोच करना मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये विघटनकारी शक्तियों की साजिश है। खबर इस वक्त मिल रही है, 6 महीने के लिए रेस्मा बढ़ाई गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। चिकित्सा सेवाओं में हड़ताल गैर कानूनी मानी जाएगी। 14 मार्च को इसकी अवधि समाप्त हो रही थी। 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवाओं की हड़ताल पर रोक रहेगी। 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं में हड़ताल पर भी रोक रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एहतियातन ये कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। 6 महीने के लिए रेस्मा को बढ़ा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेम मीना से। प्रेम, क्या जानकारी है? चिकित्सा सेवाओं में संभावित हड़ताल के मद्देनजर प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए सुन पा रहे हैं मुझे? गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए रेशमा की अवधि 6 माह के लिए बढ़ा दी है। ऐसा माना जा रहा है कि चिकित्सा सेवाओं में संभावित हड़ताल के मद्देनजर राज्य सरकार ने ये अहम निर्णय लिया है। राज्य के गृह विभाग ने आज इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल प्रदेश में पहले से ही रेशमा लागू था, लेकिन उसकी अवधि 14 मार्च को समाप्त हो रही थी। अब सरकार ने यह अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। यदि इस अवधि के दौरान चिकित्सा सेवाओं में हड़ताल होती है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा और जो भी कर्मचारी हड़ताल में शामिल होते हैं वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। जी स्वप्निल, एहतियातन ये कदम उठाया गया है और इसके कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। एक तो ये कि अभी फिलहाल महामारी की मार खत्म नहीं हुई है और बल्कि उसका दूसरा खतरा बढ़ रहा है, इसलिए कारण हो सकता है। और कुछ अस्पतालों से भी प्रदेश भर से खबरें आई हैं जहां पर
डॉक्टर्स गुस्से में नजर आए। न केवल एम्बुलेंस कर्मियों की बात है, डॉक्टर्स की भी बात है। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, आपने सही कहा। एम्बुलेंस कर्मियों के साथ साथ जो डॉक्टर कर्मी हैं वो भी अपनी मांगों के लिए धरना और प्रदर्शन की चेतावनी समय समय पर सरकार को देते रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने रेशमा की अवधि 6 माह बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं था। अब रेशमा की अवधि बढ़ने से ये माना जा रहा है कि जो संभावित हड़ताल प्रस्तावित थी उस पर ब्रेक लग सकेगा। जी चलिए, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। तो एहतियातन प्रदेश सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद बात करेंगे टोंक हैवानियत मामले में। न्यूज़ 18 करते हैं न्यूज़ 18 की खबर के असर की बात। टोंक से आए एक शर्मनाक वीडियो की, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 9 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। किवाड़ों को कुंडी लगाकर बंद कर ले, गिरा दे खिड़कियों के पर्दे, अपने बच्चों को सड़क पर ना भेजें, क्योंकि बाहर मानवता कराह रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो को ब्लर करना हमारी मजबूरी है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत परेशान करती है, दिन का चैन और रातों की नींद हराम करती है। इसमें सड़क पर पड़े 2 महिलाओं के साथ कुछ महिलाएं हैवानियत कर रही हैं। उनमें से एक की देह से कपड़े नोच रही हैं, उसे पीट रही हैं, उस पर डंडे और चप्पल बरसा रही हैं, उसका बाल पकड़कर उसे घसीट रही हैं। पिटाई से बचने के लिए वो गिड़गिड़ा रही है, बिलख रही है, पीटने वालों के पांव पकड़ रही है, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीज रहा। नन्हे बच्चे भी इस खौफनाक मंजर को देखकर रो और चिल्ला रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाला ये वीडियो टोंक के मालपुरा से आया है। क्या है पूरा मामला? पुलिस में दर्ज कराई गई पीड़ित लड़की की रिपोर्ट के मुताबिक उसके समाज का ही एक युवक उसे जबरन उसके साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद युवक के परिजनों ने पीड़िता और उसकी मां को राजीनामे के लिए अपने घर बुलाया, जहां युवक के ससुराल पक्ष की महिलाओं ने दोनों मां बेटी के साथ जमकर मारपीट की। प्रकरण ये सामने आया कि ये जो पीड़िता है, इसने कोई रेप का केस दर्ज कराया था नाथू सनोप नंदा के खिलाफ। तो ये नाथू जो है, ये इसकी पत्नी ने और इसकी जो बहन है, उन्होंने इसके साथ पीड़िता के साथ मारपीट की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर एक्शन में आई टोंक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई सवाल पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहे। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ लंबा हरि सिंह थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी जांच की फाइल महिला अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ टोंक पहुंची और टोंक से फिर संबंधित थाने के सर्किल ऑफिसर के पास, यानी फाइल घूमती रही। आरोपी घूमते रहे और पीड़िता और उनके परिजन न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे। आइडेंटिफाई किए, उसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष जो है वो हमने दस्तयाब किए, और जिसमें से जो भी दिन स्ट्रॉन्ग कार्रवाई इनको हम अरेस्ट करेंगे, वास्तविकता के आधार पर इनके सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बेशक जांच तेज कर दी हो, लेकिन ऐसी तस्वीरें समाज और सिस्टम पर सवाल उठाती है। कहां चूक रह गई कि इंसाफ मांगने निकली औरत से सरेआम हैवानियत की जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। खबर अजमेर से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। बदमाशों ने देर रात शादी वाले भगवान के मंदिर पर धावा बोला, ताला तोड़ा, लाखों के सामान चुरा ले गए। देखिए भगवान के घर क्यों लगी है चोरों की नजर। भगवान भैरव के घर को भी नहीं बख्शा, चांदी का छत्र चोरी कर ले गए बदमाश। या ताले तोड़ दिए, सुबह हम आए के ताले टूटे पड़े थे, मंदिर आधा खुला पड़ा था। ये मंदिर की गेट रहता है, पीछे के रास्ते से कोई भी कूद जाता है, पंजे गेट रहते हैं इसमें। अजमेर के गंज के खोबरा इलाके में लाल रंग में रंगे इस मंदिर को ध्यान से देखिए। ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर को भैरवनाथ मंदिर और शादी देव मंदिर के नाम से जाना जाता है।
बीती रात चोरों ने मंदिर में घुसकर चांदी के छत्र, तांबे के हवन कुंड, खप्पर चोरी कर लिए, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। सभी धातु से बने बर्तन और सामान काफी वजनी थे और सालों पुराने थे। कल चोरी हो गया था। अच्छा, सवेरे में यहाँ कोबरानाथ भैरव जी मंदिर है। कितना पुराना मंदिर है ये? हजारों साल के ऊपर का मंदिर है, पुराना मंदिर है, सुना तो है। बस सामान के तो सब अंदाजा लगा सकते कि छत्तर ही है, चांदी की छत्तर भी है, तांबे के भी है, बर्तन है, तांबे का हवन कुंड है, खप्पर है पुराना। अब कीमत अब कैसे, खप्पर की कितनी कीमत है? कई साल पुराना खप्पर है, उसकी क्या कीमत आप लगा सकते हो आप? भैरवनाथ उर्फ शादी देव मंदिर कुंवारे लड़कों के बीच काफी प्रसिद्ध है। यहाँ कुंवारे लड़के शादी की मन्नत मांगने के लिए आते हैं। दिवाली के दिन मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन होता है, लेकिन हाल ही के दिनों में मंदिर परिसर के आसपास नशेड़ियों का कब्जा रहता है, जो दिन रात बैठकर ड्रग्स लेते हैं। चोरी की घटना के बाद मंदिर के पुजारी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। यहाँ ज्यादा नशीले पदार्थ लोग ज्यादा आते हैं, पाउडर पीने वाले, ड्रग्स पीने वाले, इंजेक्शन लगाने वाले पीछे के रास्ते से आते रहते ही है। आपने इसकी शिकायत दी पुलिस में? कई बार अर्जी लगाई हुई है साहब। पुलिस आई यहाँ पर? आती है, गश्त लगाती है और वो जब भग जाते हैं वो। इसकी जानकारी दी आपने चोरी की? चोरी जानकारी दी थी सब पुलिस में, वो रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट लेके दे के आ रहा हूँ उनको। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र भैरवनाथ मंदिर में चोरी की घटना से भक्तों में आक्रोश है। दूसरी ओर मंदिर परिसर में लगातार नशेड़ियों के रहने की सूचना के बाद भी पुलिस का गश्त न होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, अजमेर। तो चला छोटे से ब्रेक के बाद बात होगी एक बुजुर्ग की और उनके शादी के अरमान की।